12th कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की तैयारी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया चल रही होगी। और अब आ चुका है एजुकेशन पंडित पे रैपिड रिवीजन का वीडियो नंबर 3 जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने नहीं किया एजुकेशन पंडित चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन के लिए घंटी दबा दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर हम बोर्ड की बात करें, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो अराउंड 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आता ही आता है। दोस्तों कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इस चैप्टर को एकदम बढ़िया तरीके से हम अभी रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली जो 2 सेल्स आते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है आपका गैल्वेनाइट सेल, ठीक है, एंड दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। ये 2 सेल आपके आ जाएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। इस पार्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है, नर्स इक्वेशन समझ लिया, तो जो आपका पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो मोस्ट ऑफ कवर हो जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनाइट सेल होता क्या है। देखिए सिंपल सा अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो केमिकल एनर्जी, रासायनिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ये थी एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। बट यहाँ पर बच्चे पूछेंगे सर ये तो डेफिनेशन है लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। तो बच्चों इसमें 2 हाफ सेल होते हैं। एक हाफ सेल में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और एक हाफ सेल में आपका रिडक्शन हो रहा होता है। एंड वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एंड उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। जो आपका जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे एंड वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन कैथोड वाले कंपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, उसी के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। अब देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ होगा। देखिए बच्चों ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडेशन जो है वो हमेशा एनोड पे होगा, और अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे, रिडक्शन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऑयलरिग आपको एक काफ़ी अच्छी चीज़ है ये याद दिलाने में कि ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन, यानी कि ऑक्सीडेशन में लॉस होगा, यानी कि एनोड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ। एंड अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होंगी। ये देखिए ये एक गैल्वेनाइट सेल है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें क्या होगा, 2 आपके कंपार्टमेंट है। ये आपका पहला कंपार्टमेंट जहाँ जिसे हम एनोड कहते हैं, जहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये आपका दूसरा कंपार्टमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, एंड इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। दोनों में ही हमने क्या ले लिया, ये देखिए जो रंग बिरंगी चीज़ दिखती है ना, ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर ये चीज़ क्या है,
इसे हम कहते हैं सॉल्ट रिच, और गैल्वेनाइज सेल में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और यूज़ है। ये मैं अभी आपको थोड़ी ही देर में समझाऊंगा। फिर देखिए क्या होता है कि ये आपका, ये जो आपको दिख रहा है ये मेटल बार, ये आपका क्या है, ये है बेसिकली आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कनेक्शन हो गया, ये रहा आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऐसे, और जिसके कारण आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, सो ये था आपका कुछ गैल्वेनाइज सेल। ठीक है, ऐसा था आपका गैल्वेनाइज सेल जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सॉरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था गैल्वेनाइज सेल के बारे में। होप पिक्चर भी क्लियर है, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ। अब होता क्या है एक्चुअली, देखिए वो पिक्चर पे वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ आप समझिए कि होता क्या है। देखिए बेसिकली दो हाफ सेल्स हैं। ठीक है, ये पहला कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लूँगा इस वाले कंपार्टमेंट में, इस वाले कंपार्टमेंट में लूँगा, यहाँ एक इलेक्ट्रोड डिप करूँगा, यहाँ एक इलेक्ट्रोड डिप कर दूँगा। एनोड साइड में मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल ZnSO4। कैथोड वाले साइड पे मान लीजिए मैंने कोई लिया है CuSO4 ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैंने जिंक का मेटल लिया है और ये मेटल कॉपर का है। तो अब जिंक सॉल्यूशन में कैसे जाएगा, जिंक +2 में जाएगा। ठीक है, जिंक कैसे जा रहा है, इस हाफ सेल में जो रिएक्शन होगी इस वाले में वो होगी जिंक। ठीक है, अब ये कौन सा वाला हाफ सेल है, ये मेरा एनोड का कंपार्टमेंट है। ठीक है, एनोड का कंपार्टमेंट है, ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक +2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ से जिंक +2 सॉल्यूशन में आएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से इधर ट्रेवल करेंगे। अब यहाँ कॉपर सल्फेट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सो जो कैथोड वाला कंपार्टमेंट है वहाँ पे आयन किस फॉर्म में अवेलेबल है, Cu2+, ठीक है, एंड SO4 -। ठीक है, अब ये जो Cu2+ है वो क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन को, ये जो Cu2+ है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा एंड आपको क्या देगा, Cu दे देगा। ठीक है, आपको कॉपर मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। ठीक है, जो रिएक्शन समझा दिए मैंने आपको। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+ लेगा और इस इलेक्ट्रोड पे कॉपर बन के डिपोजिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो ग्राउंड लेवल पे हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, या गैल्वेनाइज सेल में। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए ये जो 2 डंडे दिख रहे हैं ना आपको, इसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट आएगा, राइट साइड में रिडक्शन वाला पार्ट आएगा। अब ऑक्सीडेशन आपको कैसे लिखना है, Zn, फिर स्ट्रेट लाइन, देन Zn2+। इसका मतलब है जिंक से जिंक +2 में जाएगा और इस वाले साइड में और रिडक्शन वाले साइड में कॉपर 2+ जो है वो रिड्यूस होगा कॉपर में, एंड जो आयन है उसके साथ आप उसका कंसंट्रेशन लिखेंगे। और जो ये जंक्शन है वो क्या दिखा रहा है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बढ़ने से पहले एक जो चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर में ये क्या है। ये जो आपको ये इन्वर्टेड यूट्यूब दिख रहा है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्यों और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, देखिए बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना,
सर्किट को कंप्लीट करना। किस तरीके से करते हैं, क्या होता है, देखिए ये यूट्यूब सा अरेंजमेंट है, ठीक है। इस यूट्यूब से अरेंजमेंट में अंदर KCl का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है। KCl का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। बेसिकली में होता क्या है कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है हमारा, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर जिससे आपको आइडिया अच्छा आएगा। ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ से क्या आ रहा है सॉल्यूशन में, Zn2+ आ रहा है। पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया। एक टाइम ऐसा होगा, मान लीजिए लेट से 15 Zn2+ है, ठीक है। अब 16 अगर Zn2+ यहाँ से आएगा इलेक्ट्रोड से, तो भैया ये 15 इसको रिपेल करेंगे और नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, Zn2+ एक्सेस में हो जाएगा, ठीक है। सो इस Zn2+ को ये आने नहीं देंगे। अब अगर ये Zn2+ आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, तो इस तरफ जाएंगे नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी नहीं और इस सेल का जो मकसद है वो पूरा होगा नहीं, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके पे अगर मान लीजिए ये Cu2+ एंड SO4 सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, ये कंज्यूम होते जा रहे हैं और ये एज इट इज एक्सेस में है, तो फिर भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, ये SO4 उन इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों कंपार्टमेंट में जो ये जो एक्सेस आयन है Zn2+ एंड SO4 इन्हें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या यूज़ कर लिया, KCl यूज़ कर लिया। अब यहाँ होगा क्या कि यहाँ से जो ये Cl है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, इस कंपार्टमेंट में, और वो इस Zn के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से जो K+ है वो इधर आ जाएगा और इस SO4 के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो उस सॉल्यूशन में जो है मेंटेन रहेगी। बेसिकली मेन फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का यही है कि भैया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रखे एंड सर्किट को कंप्लीट रख दे। तो ये था किसका गैल्वेनाइज्ड सेल का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरीके से डिफर होता है। जहाँ वहाँ हमने 2 सेपरेट कंपार्टमेंट्स बना रखे थे गैल्वेनाइज्ड सेल में, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही आपका कंपार्टमेंट है, ठीक है। उस कंपार्टमेंट में 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, एनोड है, ठीक है, एंड कैथोड है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ हो रहा है, यानी कि हमें क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, ठीक है, बैटरी चाहिए। अब यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे रिडक्शन हो रहा है। देखिए Na+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Na बना रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि -1 से क्या हो रहा है, 0 पे जा रहा है, ठीक है, -1 से 0 पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है आपका, कैथोड पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। कैथोड पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, कैथोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, और ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, Cl2 है, ठीक है, Cl2 से Cl है, Cl- से क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन में Cl- है, क्योंकि मोल्टन NaCl हमने यूज़ कर रखा है। तो ये Cl- क्या करेगा, ये Cl- Cl2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। Na+ वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ Na डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बना रहे हैं, केमिकल एनर्जी बना रहे हैं,
ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। Na प्लस प्लस Cl माइनस गिव्स 2Na प्लस Cl2। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप एनोड लिखेंगे, एनोड प्रोडक्ट, फिर मीडियम इलेक्ट्रोलाइट का, देन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, एंड फिर कैथोड, फिर कैथोड में क्या प्रोडक्ट मिला, सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ये रिप्रेजेंटेशन था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की, जहां हम कवर अप करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किससे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, अगर आपने एक इलेक्ट्रोड को, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला है, ठीक है, तो वहाँ आयन का मूवमेंट कब होगा, जब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वही जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जहाँ पर भी ग्रेडियंट होगा ना दोस्तों, वहीं पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके कारण यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कब करेंगे, जब ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट किसका, पोटेंशियल का। अब वही पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एंड अगर वो जो कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लें हम, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर ले लें, यानी कि कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कहलाता है। ठीक है, अब दो और नई चीज़ें हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है एंड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी कि वो रिड्यूस हो जाए और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यही कंडीशन अगर स्टैंडर्ड होगी तो ये जो चीज़ हो जाएगी, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि ई नॉट एनोड की वैल्यू -d है, +d है, फॉर्मूला कैसे करना है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। मुझे भी होता था जब मैं स्टडी करता था। तो एक चीज़ फिगर आउट की मैंने कि मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन दिया हुआ है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था Zn2+, ठीक है, सॉरी Zn से Zn2+, ये क्या दिया आपको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल दे दिया। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ई नॉट की वैल्यू दी गई है, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू दी गई है Zn से Zn2+ की, ठीक है, 0.59। तो यहाँ पे आप इसको चेक कीजिए कि जो ई नॉट की वैल्यू दी है उसमें रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ जिंक से Zn+2 में जा रहे हैं, कि ये आपको जो दिया गया है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है। अब आप देखिए कि जो आपका हाफ सेल है उसमें जिंक का रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन। अगर जिंक का
ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल यूज़ कीजिए, और अगर रिडक्शन यूज़ हो रहा है तो इस वैल्यू को रिवर्स करके यूँ लिख दीजिए, ठीक है, और फिर यूज़ कीजिए -0.59, ठीक है। सेम अब कॉपर का दे रखा है, सो कॉपर का अगर वैल्यू यूँ दिया गया है CO2 प्लस कॉपर, और ये वैल्यू 0.78 दे रखी है, ठीक है। अब अगर आपका हाफ सेल में यही रिएक्शन हो रहा है, कॉपर रिड्यूस ही हो रहा है, तो ये यूज़ कीजिए रिडक्शन पोटेंशियल, वरना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज़ कर लीजिए। यानी कि आप दोनों हाफ सेल में देखिए, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, तो वहाँ उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लीजिए, और अगर रिडक्शन हो रहा है और आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है E0 की वैल्यू, सो उसका माइनस ले लीजिए, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, सो वहाँ उसकी नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए। एंड फाइनली अगर आपको E0 सेल रिएक्शन का निकालना है, सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, उन दोनों हाफ सेल का ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो ये जो होगा आपका फंडा, आपका जो आंसर है E0 सेल का, वो क्लियर हो जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं कवर अप करूँ, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो पता चल गई। अब सेल्फ पोटेंशियल क्या होता है, देखिए सेल्फ पोटेंशियल को मैं डिफाइन करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में डेवलप होती है जब सेल में कोई भी करंट पास नहीं हो रहा होता है, उस टाइम पे जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो होगा आपका सेल्फ पोटेंशियल। अब जो है मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करूँगा, देखिए कैलकुलेट करना है तो मुझे चाहिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए जिसके कंपैरिजन करके मैं मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकूं। अब ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए हम सभी ने शी निकाली, ठीक है, शी यानी कि लड़की नहीं, शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया, E0 वैल्यू मान ली, वो कितनी मान ली, 0 वोल्ट मान ली। अब इसके रेफरेंस में हमने बाकी सारे जो रिएक्शन थे, हाफ रिएक्शंस थे, उनका क्या किया, सारे इलेक्ट्रोड से उनका क्या किया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है। तो शी क्या होता है, शी भैया एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक गैसियस इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन गैस का, जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, जिसमें H+ आयन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड किसका है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, और इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। H2 से क्या जाएगा, H+, एंड ये इसका कंसंट्रेशन, टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर, एंड प्रेशर विल बी हियर 1 atm। देखिए ये कुछ अरेंजमेंट होता है इसका, जहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जाता है, यहाँ पे आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, ये रहा आपका H2 गैस, ठीक है, और ये रहा आपका प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ से आपका H2 बाहर की तरफ जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अंदर की तरफ आएंगे, मतलब H+ आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा एंड H2 बना देगा, ठीक है। तो ये हाफ रिएक्शन है जो प्लैटिनम के सरफेस पे होगा कि जो आपका H+ है, ठीक है, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, और आपको क्या मिलेगा, H2 मिल जाएगा। सो ये जो शी है ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 वोल्ट होगी E0 की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जानने से पहले इसका इम्पोर्टेंस जानना आपको ज़रूरी है,
कि भैया ज़रूरी क्या है ये पढ़ने की। हम चीज़ें इतनी पढ़ते जाते हैं लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कि इसका यूज़ कहाँ आएगा। देखिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, एक इतना बड़ा आपका A4 साइज का पेज समझ लीजिए, ठीक है। वहाँ पे मेटल्स को अरेंज कर दिया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मेटल्स को अरेंज किया है, ठीक है। सिंपली है कि भैया जैसे हम लोग स्कूल में क्या प्रेयर करने जाते हैं ना, तो असेंबली में कैसे हाइट वाइज खड़ी कर देते हैं, बस वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, उसके पोटेंशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेटल्स को अरेंज कर दिया है, ठीक है। ये एक सिंपल सा फंडा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ये अब इसका एप्लीकेशन क्या है, देखिए जब हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, मान लीजिए एक्वस H2SO4, ठीक है। यहाँ पर अब कैथोड पे दो मेटल्स आ सकते हैं, सो कैथोड पे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा अब वो पता करना है। सो वो कैथोड पे हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है बेसिकली रिडक्शन। अब रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा या तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि SRP इज इक्वल टू माइनस ऑफ SOP या SOP इज इक्वल टू माइनस ऑफ SRP, ठीक है। सो कैथोड पे वो मिलेगा जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा होगा, कैथोड पे एनोड पे वो मिलेगा जिसका SOP वैल्यू ज़्यादा होगा। ये देखिए ये रहा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये देखिए ये F2 है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और क्या मिला 2F माइनस, ये इसकी रिडक्शन वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये SRP वैल्यूज दे रखी है सबकी। ये देखिए डाउन द रो आप जैसे जैसे जाएंगे ये SRP वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग F2 जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और ये देखिए खुद रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसकी SRP वैल्यू देखिए बहुत ज़्यादा है, कितनी है 2.87। सो इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे रिड्यूस होने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी एंड ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी। सो ऊपर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे एंड नीचे हमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे स्ट्रॉन्गर और नीचे रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये फंडा क्लियर हो गया होगा। देखिए अब एक चीज़ तो था कि मैंने आपको E0 सेल निकालना सिखा दिया था, बट वो E0 सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में था, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकलेगा। अब व्हाट हैपन जब कंडीशंस जो है वो स्टैंडर्ड्स नहीं होंगी, ठीक है। उस केस में जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन नहीं होगा या कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर नहीं होगा, उस केस में हम आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई सेल है वो किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, नस्ट इक्वेशन। अब ये बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 3 स्टार कर देते हैं, नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नस्ट इक्वेशन देखते हैं। देखिए ये कोई भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई एक रिएक्शन दे रखा है जहाँ कोई मेटल है Mn+, जो n इलेक्ट्रॉन जो है गेन करके हमें क्या देता है, m देता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका निकालना है किसी भी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अब यहाँ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन हमने C को ले लिया है। सो E जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन वो किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/NF ln m अपॉन Mn+ का कंसंट्रेशन। देखिए R आपका गैस कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T जो है टेम्परेचर हो गया,
एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द हाफ सेल, एंड एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 96500। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर दो हाफ सेल्स ये हैं, या Mn प्लस से M जाने के लिए जो पोटेंशियल होगा उसका, यहाँ फिलहाल क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये आ जाएगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, उसका SRP वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा एट एनी गिवन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता है कि सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिटी होता है, सो m की जगह हम 1 लिख देंगे। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की बात करूं, मान लीजिए ये कोई एक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था क्यू के बारे में, रिएक्शन क्वेश्चन के बारे में। किसी भी रिएक्शन के लिए आप क्यू क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रेज़ टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्शन रेज़ टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये क्यू हो जाएगा। सो बस ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एफ फैराडे कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, केल्विन में होना चाहिए, क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो नर्स्ट इक्वेशन से हम निकालेंगे। मान लीजिए ये इक्वेशन हमें दे रखा है। अब इस इक्वेशन में क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे Zn2 प्लस क्या होता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, एंड Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, और एक टाइम पे कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें Cu2 प्लस एंड Zn2 प्लस के। ठीक है, इन दोनों के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, क्योंकि क्या होगा, एक टाइम पे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा एंड इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। एक टाइम आएगा जहाँ ये जो दो प्रोसेस है, जिंक से जिंक प्लस 2 जाने की एंड कॉपर प्लस 2 से कॉपर जाने की, वो सेम रेट पे हो रहा होगा, एंड वो कंडीशन कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम की होगी। ठीक है, उस कंडीशन पे आपकी जो ई सेल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड जो ये वैल्यू है इसे मैं क्या कहूँगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि Kc, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन का रेशियो होगा। ठीक है, ये Kc हो जाएगी। सो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, एंड ये ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग Kc। अब इस रिएक्शन को जो हमने पीछे पढ़ा उसके लिए अगर हम आर टी एंड एन डाल दे तो ये एक आ जाएगा आपके लिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग Kc। ठीक है, अब भैया कोई बच्चा, ये देखिए, ये जो बच्चा ना, ये मुझसे एक डाउट पूछ रहा है कि इन दो टर्म ई सेल, ठीक है, ई सेल और डेल्टा जी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डेल्टा जी में कोई रिलेशन है ना। ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अब यहीं पे अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो जी नॉट और ये ई नॉट। ठीक है, अब इसको निकालोगे कैसे भैया, ये थर्मोडाइनेमिक्स से है, पता ही होगा सबको कि वर्क डन जो होता है वो माइनस डेल्टा जी के बराबर होता है, एंड वर्क डन जो होता है वो क्यू ई के बराबर होता है। ठीक है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू ई के बराबर होगा। क्यू क्या होगा, एन इंटू एफ। ठीक है, एन इंटू एफ ये हो गया। सो अब यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशन है
सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ये जो दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये, इसे स्टार बना के लिख लो भैया और याद कर लो, और एक इक्वेशन ये वाला, ठीक है, ये लॉग के सी वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल इन्हीं से आएंगे। अब चलिए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे बात हम करने वाले हैं कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में। सो मास्टर जी अब हमें पढ़ाएंगे ये वाला टॉपिक। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हम कवर कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यानी कि करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वायर में से या किसी ऑब्जेक्ट में से, एंड उसके रास्ते में आपने कोई अपोजिशन डाल दिया, उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। जैसे आप कार लेके जाते हैं, ये गड्ढा है, तो ये जो सर्कुलर सी चीज़ होती है उसका नामकरण आपने गड्ढा कर दिया ना, वैसे ही करंट जो फ्लो हो रहा है उसके रास्ते में जो दिक्कतें आती हैं उसे हम क्या कहते हैं सिंपल भाषा में, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। इसे कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, आर L/A। हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया तो R इज इक्वल टू रो L/A। R रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, यूनिट आ जाएगी ओम। ये जो रो है ये डेंसिटी नहीं, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। एंड रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल पर यूनिट लेंथ फॉर अ यूनिट क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उसे रेजिस्टिविटी कहेंगे। यानी कि पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन जो आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब इसकी जो यूनिट होती है वो इसकी यूनिट होती है ओम, और रेजिस्टिविटी जो है वो किसके साथ इंक्रीज होती है, वो लीनियरली इंक्रीज होती है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, ठीक है, किसके साथ इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया, रेजिस्टेंस का रिवर्स, रेजिस्टेंस यानी कि जो दिक्कतें आ रही थी, डिफिकल्टीज आ रही थी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दो तो हमें क्या मिलेगा, कंडक्टेंस, यानी कि ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा था कि R इज इक्वल टू रो L/A। अब मैं G क्या लिखूंगा, 1/रो L/A, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया, ठीक है। अब इस कंडक्टेंस से कुछ और टर्म्स आएंगी, जैसे ये रो, 1/रो क्या होता है, कंडक्टिविटी, 1/रो क्या होता है, कंडक्टिविटी, या इसे हम कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एंड L/A को हम क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट कहेंगे, जिसे हम G* से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, सेल कांस्टेंट ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज़ रह गई कि जो यूनिट है कंडक्टेंस की वो क्या होगी, ओम पर इनवर्स या सीमेंस, ठीक है। अब जो रेजिस्टिविटी है उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, कप्पा से, ठीक है, ये के नहीं है, ये कप्पा है, और कप्पा किसके इक्वल होगा, 1/रो। सो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होगा, उन इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिनका इलेक्ट्रोड जो है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में होगा, एंड इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कंडक्टिविटी आपकी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हो गया आपका कंडक्टिविटी का यूनिट जो कि है सीमेंस पर मीटर। ठीक है, फिर बात हम करते हैं सेल कांस्टेंट की कि सेल कांस्टेंट होता क्या है। देखिए, सेल कांस्टेंट जो होता है उसको जी स्टार से हम डिनोट करते हैं एंड ये होता है एल बाई ए। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है? एल बाई ए, लेंथ पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड की लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। अब देखिए, एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, R क्या है? रेजिस्टेंस। इसका उल्टा अगर मैं कर दूँ R को, सो 1/G, कंडक्टेंस 1/K। ठीक है, कप्पा एल बाई ए, जी स्टार सेल कांस्टेंट। ठीक है, सो यहाँ से जो कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है कप्पा, वो किसके इक्वल आएगा? जी स्टार, यानी कि कंडक्टेंस इनटू ये क्या आ जाएगा आपका? सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या है? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जी क्या है? जी है आपका कंडक्टेंस, जी स्टार क्या है आपका? सेल कांस्टेंट। ये टर्मिनोलॉजी माइंड में छप जानी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए बंदा। ठीक है, अब बात करते हैं, दो टाइप की कंडक्टिविटी आएगी, एक आएगी मोलर कंडक्टिविटी एंड दूसरी आएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो किसी भी कंसंट्रेशन में कंडक्टेंस ऑफ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आपको दिया गया है। ठीक है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में यूनिट डिस्टेंस हो एंड एरिया क्या हो? ए हो। ठीक है, सो उस केस में जो इसका कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, सो मोलर कंडक्टिविटी को मैं वापस से डिफाइन कर देता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक solution of volume V having a unit length distance between the electrode and electrodes are having the unit cross section area of A। ठीक है, एंड मोलर कंडक्टिविटी को आप लिखेंगे कप्पा, यानी कि कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी एंड इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती क्या है। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी देख ली हमने। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, वहां आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने जो इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया सॉल्यूशन पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, उससे जो आयन प्रोड्यूस हुए उनकी जो कंडक्टिविटी हुई उसे हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा। सेम फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी वाला ही है, बट वहाँ पे मोलैरिटी का टर्म यूज़ किया था, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नॉर्मलिटी का टर्म, और यहाँ इसकी यूनिट जो होगी वो हो जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट आता है कंडक्टेंस के ऊपर। ठीक है, देखिए डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन यानी कि हम लोग अपना सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहे हैं, बेसिकली सॉल्वेंट और डालते जा रहे हैं एंड सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसे हम क्या कर रहे हैं? फिक्स रख रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो हम फिक्स कर रहे हैं। डाइल्यूशन वाला पार्ट मैंने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कवर अप किया है, वहां जाके देख सकते हैं। अब देखिए क्या इफेक्ट आता है। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन। अब जैसे जैसे मैं मेरा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम जो है मेरे सॉल्वेंट का इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जो कंसेंट्रेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, उसका क्या मतलब है, कंडक्टेंस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखिए ये दो आयन थे पहले, 1 ml का सॉल्यूशन था मेरे पास, ठीक है, 1 ml का सॉल्यूशन था और 2 आयन थे, मैंने 1 ml और डाल दिया, लेकिन आयन तो एज इट इज रहे, 2 आयन रहे। अब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस बढ़ने के कारण जो ये आयन है अब वो और फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है, ये जो भी ये आयन होगा अब ये और फ्रीली मूव कर सकता है। तो जैसे जैसे आपने कंडक्टेंस इंक्रीज किया वैसे वैसे आपका जो वो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि डाइल्यूशन किया तो डाइल्यूशन से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो बढ़ रहा है बट आयंस नहीं बढ़ रहे, आयंस नहीं बढ़ रहे तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण उन दो आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब ये दोनों जितना पास रहेंगे उतना एक साथ जाने में दिक्कत होगी, बट अब ये दूर दूर रहेंगे तो इनका जो मूवमेंट है ये मोर फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, खुल के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं डाइल्यूशन का जो इफेक्ट है, हमने दो मोटे भागों में इसे डिवाइड कर दिया। एक था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज कर देगा यानी कि अल्फा की वैल्यू 1, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा डाइल्यूशन का। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं वहां पे अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। सो इससे क्या इफेक्ट आएगा डाइल्यूशन का वो देखते हैं। देखिए ये मेरा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, ये डिसोशिएट हुआ A माइनस एंड B प्लस में। इनिशियली अगर ये 1 मोलर है, ये 0 0 है, ये अल्फा डिसोशिएट हुआ, सो ये अल्फा बना और ये अल्फा बना। अब अगर ये अल्फा डिसोशिएट हो गया, इनिशियली 1 मोल था तो इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू बेसिकली हो जाएगी अल्फा बाई V, अल्फा बाई V और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई V। अब V से एक V कट जाएगा। अब क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 से काफ़ी छोटी होगी, ठीक है। सो 1 माइनस अल्फा को आप इक्विवेलेंटली अल्फा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये 1 हो गया। सो K की वैल्यू जो मुझे मिली वो मिली अल्फा स्क्वायर बाय V मिली, ठीक है। K की वैल्यू मुझे अल्फा स्क्वायर बाय V मिली, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर C, ठीक है, अल्फा स्क्वायर C लिख सकता हूँ क्योंकि ये देखिए अल्फा बाई V कंसेंट्रेशन है, ठीक है। सो ये लिख दिया मैंने अल्फा स्क्वायर C, ओके। सो इसको बेसिकली अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट KV या अंडर रूट K/C, ठीक है। अब इन्फिनिट डाइल्यूशन पे मैं बात करूँ, कंडक्टेंस अगर मैं देख रहा हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यस, डाइल्यूशन के साथ आपका जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगा। फिर हम बात करते हैं कप्पा के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। देखिए सिंपल सी बात है, कंडक्टेंस अगर हम देखते हैं 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, ठीक है, अभी 1 ml है, 1 ml में 2 आयन है, ठीक है, 1 ml हमने और ऐड किया, अब 2 ml हो गए। 2 ml में भी क्या है, 2 ही आयन है। अब कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिंग पावर ऑफ आयन्स, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयन्स की कंडक्टिंग पावर वही तो है ना कंडक्टेंस। अब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट नंबर ऑफ आयन्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे। अब नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज नहीं हो रहा तो जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कप्पा वो कैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिंग पावर ऑफ आयन्स, ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट, अब हम देखेंगे, ये अपनी कॉपी में लिखते टाइम नोट्स बना रही थी, एक टाइम आया जब ये टॉपिक आ गया कि क्या इफेक्ट होता है मोलर कंडक्टिविटी का और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, तो ये सोच में पड़ गई। अब इसकी सोच हम क्लियर करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना, देखिए मोलर कंडक्टिविटी को मैंने कैसे लिखा था, कप्पा इंटू 1000 बाय सी, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैसे लिखा, कप्पा इंटू 1000 बाय एन। अब देखिए जैसे जैसे आपका डाइल्यूशन होगा, कप्पा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अभी अभी कवर अप किया, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये भी हमें पता है। तो इसके ऊपर ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा वो हमें देखना है। एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि देखिए वी हैव फाउंड दैट कप्पा की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो जब यहाँ पर आपकी जो कप्पा की वैल्यू में डिक्रीज देखने को मिल रहा है ना, वो इतना देखने को नहीं मिल रहा जितना कंसंट्रेशन में आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण आपका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज हो रही है। सो जो ये डिक्रीज हो रही है ना कंसंट्रेशन, ये ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज हो रही है और ये कम मात्रा में हो रही है, ठीक है। इसके कारण ये जो मेरी दो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। चीजें समझ में आई, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है इसलिए आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, मोल्स है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है मेरा, बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कप्पा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। अब ये वैल्यू अगर आपकी डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये कम हो रही है और ये ज़्यादा हो रही है, इसलिए आपका ये दोनों वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर अब हम बात करते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अब ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन जो है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आपका डिस्टेंस आयन के बीच में इंक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण वहाँ पे एक ईज ऑफ फ्लो है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भैया आपका कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, बी कांस्टेंट एंड सी कंसंट्रेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वही सिंपल सी चीज है कि ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आयन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण आयन इजीली फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। एज वेल एज नंबर ऑफ आयन विल ऑल्सो इंक्रीज। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है कि आपको जो आयन्स है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके कंसिडरेशन में हम ये मानते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ आयन्स हैं वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए हैं। फिर देखिए ये एक सिंपल सा लॉ है, कोलराश का लॉ। कोलराश के लॉ में ये कहा गया है कि एट इन्फिनिट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोलाइट का, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ योर इंडिविजुअल आयन्स। मतलब टोटल जो आपका होगा मोलर कंडक्टिविटी वो आपके कैटायन एंड अनायन की कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, molar conductivity of your electrolyte will be equal to limiting molar conductivity of cation plus limiting molar conductivity of anion। ये number of cations and number of anions होंगे।
अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स है जिनके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कौन सा मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा मेटल जो है वो आपका रिड्यूस्ड होगा, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो यस, आपके इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आपके मीडियम पे डिपेंड करेगा, एंड फाइनली आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करेगा और डिसाइड होगा कि कौन सा भैया आपका मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन सा आपका मेटल जो है वो रिड्यूस हो रहा है। फिर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो फराडे के 2 लॉ है, जहाँ फराडे का पहला लॉ ये कहता है कि जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, ठीक है। वेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास इन द सॉल्यूशन। अब Q है, Q को हम क्या लिखेंगे, IT, ठीक है। अब W इज इक्वल टू ZIT। अब Z क्या है, ठीक है, Z क्या होगा और Z कैसे निकाल सकते हैं। तो ये Z निकालने का फॉर्मूला है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 96500 इंटू n फैक्टर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। सो W इजिकल टू ZIT होता है, Z की वैल्यू रख दीजिए, आपको IT मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, सो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, IT डिवाइड बाय 96500 इंटू NF, यानी कि सिंपली मैंने क्या किया, ये एटॉमिक वेट को मैं इधर ले आया, गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, n फैक्टर के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर ऑफ कटायंस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ n फैक्टर्स ऑफ एनायन, ठीक है। ये था फराडे का पहला लॉ। फराडे का दूसरा लॉ ये कहता था कि अगर 2 सेल सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों में सेम करंट जा रहा है, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जा रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ करंट है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम है, तो जो वेट डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट वेट के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इसका न्यूमेरिकल के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, एंड वीडियोस आपने यहाँ तक देख लिया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। एंड एजुकेशन पंडित पे नेक्स्ट आने वाला है रैपिड रिवीजन में केमिकल काइनेटिक्स, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। सो कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।